अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको मैं बोलूं कि किसी भी रैशनल नंबर में मैं इरैशनल नंबर ऐड करता हूं, तो बताओ इरैशनल में से इरैशनल माइनस करेंगे तो क्या इरैशनल बनना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको हर कंसेप्ट सिखाया जाएगा पूरी क्लैरिटी से, पूरे कोर के साथ और पूरे डिटेल में। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना टॉपिक, जो है क्लास 9 से चैप्टर 1 कर रहे थे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ध्यान से अगर आपने देखा होगा बच्चों, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और उससे रेलेवेंट एग्जांपल्स की वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल में डाल दी है। आप चाहें तो उसको वहां पे जाकर भी देख सकते हैं। उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे जो जनरली पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, उनको भी ध्यान से देखना है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 और उसमें भी एक टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको ऑपरेशंस ऑन स्क्वायर रूट नंबर पे भी एक वीडियो डाली है, यानी जब आपके पास रूट वाले नंबर्स हैं उनको एडिशन कैसे करना है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, उनको मल्टीप्लिकेशन या उनका डिवाइड कैसे करना है, उस पे भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड की है। आप जाके तो चाहे देख भी सकते हैं। उनकी हेल्प से, उन्हीं ऑपरेशन की हेल्प से हम अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है बच्चों, आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरैशनल है। अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको मैं बोलूं कि किसी भी रैशनल नंबर में मैं इरैशनल नंबर ऐड करता हूं, तो हमेशा इरैशनल नंबर आएगा, हमेशा इरैशनल आएगा। जैसे सपोज करो मेरे पास 2 है, 2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल मतलब जिसको मैं अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूं, उनको रैशनल बोलते हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, तो वो रैशनल नंबर है। अच्छा, इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनको अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। चलिए मान लेता हूं मेरे पास 0.10, 100, 100, एंड सो ऑन एक इरैशनल नंबर। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 डेसिमल 10100 एंड सो ऑन, तब भी तो ये बनेगा। क्या ये नंबर टर्मिनेट हो गया? क्या ऐड करने से नंबर टर्मिनेट हो गया? नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ, फिर ये अभी भी कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर ही है। इसलिए मैंने बोला है रैशनल में अगर आप इरैशनल नंबर ऐड करते हो, हमेशा इरैशनल नंबर ही आता है। सिमिलर तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, रैशनल में से अगर इरैशनल को माइनस करोगे तो हमेशा एक इरैशनल नंबर आता है। अगर मैं रैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई करूं तब भी कैसा नंबर आएगा? इरैशनल आएगा। और अगर मैं रैशनल को इरैशनल से डिवाइड करता हूं तब भी कैसा नंबर आएगा? इरैशनल नंबर ही आएगा। यानी रैशनल और इरैशनल में कोई भी आप चारों में से ऑपरेशन लगाएं, हमेशा जो नंबर आएगा वो इरैशनल नंबर ही आएगा। बट एक बात का और ध्यान रखना है आपने, बट इफ 2 irrational number are added, subtracted, multiplied or divided, it is not always an irrational number। यानी अगर किसी भी दो इरैशनल नंबर को आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, उसमें जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरैशनल नंबर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। रैशनल वाले केस में तो पक्का है, मल्टीप्लाई करोगे इरैशनल से इरैशनल आएगा, ऐड करोगे इरैशनल आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे इरैशनल आएगा, डिवाइड करोगे इरैशनल,
उसमें तो हमेशा इरेशनल आएगा। बट अगर मैं इरेशनल को इरेशनल से ऐड करूं, सबट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, वो नंबर रैशनल नंबर भी आ सकता है। ध्यान रखना है इस बात को। रैशनल वाले केस में हमेशा इरेशनल बनेगा, पर इरेशनल अगर आ जाए तो वो हमेशा इरेशनल बने, ऐसा जरूरी नहीं है। इसी बात का यूज करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों लिखा है 2 माइनस रूट 5। अब आप मुझे बताइए जो 2 है वो रैशनल है या इरेशनल है? क्या मैं इस 2 को अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूं? 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, जहां पे डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं है, तो 2 इज अ रैशनल नंबर। तो 2 तो मेरे पास एक रैशनल नंबर है। अंडर रूट 5, याद करें मैंने बताया था इररेशनल नंबर की कैटेगरी बताई थी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इररेशनल होता है। तो 5 तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जो रूट होगा वो कैसा होगा? इररेशनल होगा। तो रैशनल में से इररेशनल माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इररेशनल। तो आपका ये जो आंसर है वो कैसा है? इररेशनल। ठीक, सेकेंड पार्ट चलते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस में लिखा है अंडर रूट 23। अब 3 कैसा नंबर है? एक रैशनल है। अंडर रूट 23 कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है। यानी ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर आपका सारा क्या बन गया? इररेशनल बन गया। और माइनस में ये भी नंबर क्या है आपका? इररेशनल है। तो बताओ इररेशनल में से इररेशनल माइनस करेंगे तो क्या इररेशनल बनना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि ये रैशनल है या इररेशनल है। ऐसे इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको समझना है, पहले इसको सॉल्व करना है। ये 3 प्लस अंडर रूट 23 लिखेंगे ऐसे का ऐसे ही, ये माइनस का अंडर रूट 23। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों लाइक टर्म है, रूट के अंदर वाली टर्म सेम है, तो ये दोनों टर्म कौन सी हैं? लाइक टर्म है। तो ये दो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, आप इनको कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास बच गया 3, और 3 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। तो आपका जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, चलें आगे। 2 रूट 7 डिवाइड बाई 7 रूट 7, थर्ड पार्ट है इसका। 2 रूट 7 डिवाइड बाई 7 रूट 7। अब मैंने बोला कि अगर आपकी सॉल्व होता है तो पहले सॉल्व करो, उसके बाद ही पता करें। तो क्या ये अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से मैं काट सकता हूं? डिवाइड है, मेरे पास बच गया 2/7। और जब 2/7 को आप डिवाइड करके देखोगे तो वो एक डिजिट्स के बाद, कुछ डिजिट्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। और जब रिपीट होना शुरू हो जाता है तो वो कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो 2/7 कैसा नंबर है आपका? रैशनल नंबर है। तो आपका आंसर बनेगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए जो 1 है वो क्या नंबर है? रैशनल है, क्योंकि 1 को मैं 1/1 तो लिख ही सकता हूं। और जो अंडर रूट 2 है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो इररेशनल है। अगर मैं रैशनल को इररेशनल से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या बनता है? इररेशनल बनता है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कैसा नंबर है? इररेशनल। तो 1/√2 क्या बनेगा? इररेशनल नंबर बनेगा। नेक्स्ट में लिखा है 2 पाई। अब इनके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या लगा होगा? मल्टीप्लाई लगा होगा। अब मुझे बताइए 2 कैसा नंबर है? रैशनल है कि इररेशनल है? 2 तो एक रैशनल नंबर है, और पाई मैंने बताया था कौन सा नंबर है? इररेशनल है। अगर रैशनल को इररेशनल से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या? इसका मतलब 2 पाई भी कैसा नंबर है? एक इररेशनल नंबर है। ऐसे बच्चों बता सकते हो कि नंबर रैशनल है या इररेशनल है। पहले सॉल्व करो, अगर कुछ प्लस माइनस होता है, ऊपर से डिवाइड होता है, पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद ही अपने आंसर में पहुंचो कि वो रैशनल है या फिर वो इररेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह का हमने एक एग्जाम्पल भी क्वेश्चन बुक में दे रखा है।
वो एग्जाम्पल भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं फटाफट बता देता हूं इनके आंसर्स क्या क्या बनेंगे। एग्जाम्पल में लिखा है इन सबको आपने बताना है कि रैशनल है या इररेशनल है। पहले पार्ट में लिखा है 7√5। 7 कैसा नंबर है? एक रैशनल। मल्टीप्लाई √5 क्या है? इररेशनल। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? इररेशनल। तो 7√5 क्या है? आपका इररेशनल नंबर है। दूसरे पे आते हैं, लिखा है 7 डिवाइड बाय √5। अब 7 क्या है आपका? एक रैशनल नंबर है। √5 क्या है? इररेशनल नंबर है। रैशनल को अगर इररेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनता है? इररेशनल बनता है। तो 7 डिवाइड बाय √5 कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर। नेक्स्ट लिखा है √2 + 21। अब √2 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये इररेशनल नंबर है। 21 को मैं 21/1 लिख सकता हूं, तो वो कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। इररेशनल में अगर रैशनल ऐड करता हूं तो नंबर क्या बनता है? इररेशनल बनता है। तो इसका मतलब आपका ये जो आंसर है वो कैसा नंबर है? इररेशनल। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है π-2। अब बताइए पाई कौन सा नंबर है? इररेशनल है। माइनस और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। इररेशनल में से अगर रैशनल माइनस करोगे तो आंसर हमेशा क्या आता है? इररेशनल। तो जितने भी ये पार्ट इन्होंने दिए हैं वो सारे नंबर कैसे हैं? इररेशनल नंबर है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस पे। ये एग्जांपल नंबर 11 था। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 12 पे। अब बोला गया है कि इनको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट पे जो ऑपरेशंस करते हैं उसकी एक वीडियो अलग से बनाई है, ताकि रूट वालों को ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, उस वीडियो के अंदर मैंने डाल रखा है। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक ओपन कर सकते हो। इसी बात को लेकर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ऐड करने को लेकर और कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड को लेकर। यहां पे बोला गया है कि इसको और इसको ऐड करना है, मतलब 2√2 + 5√3 में ऐड करना है √2 - 3√3। यानी एंड का मतलब यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं? प्लस करो। ये एक नंबर है, ये पूरा नंबर है, इन दोनों नंबर को मुझे क्या करना है? ऐड करना। अब ऐड करने का लॉजिक बताया था कि जो लाइक टर्म होती हैं उनको आप प्लस माइनस कर सकते हो, जो अनलाइक टर्म है उनको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो क्या मैं इनमें पहले लाइक टर्म ढूंढ लूं कौन कौन सी है? लाइक टर्म के लिए रूट सेम होना चाहिए। यहां पे क्या दे रखा है? √2 और यहां पे भी क्या दे रखा है? √2। क्या ये दोनों को मैं लाइक टर्म बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। तो जब इनको ऐड माइनस करते हैं तो √2 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या लगा होगा? 1 लगा होगा। तो प्लस का 2 प्लस का 1 क्या बन जाएगा? प्लस का 3। तो इन दोनों को ऐड कर लिया, √2 तो सेम रहेगा, प्लस का 2 प्लस का 1 बन जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर। ये भी √3 है, ये भी √3 है, यानी ये भी लाइक टर्म है। लाइक टर्म है तो √3 तो ऐसे का ऐसे रखना आपने। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, प्लस का 5 माइनस का 3 क्या बनता है? प्लस का 2 बनता है। तो यहां पे लिख दूंगा प्लस का 2√3। अब ये दोनों रूट वाली टर्म है, ये √2 है, ये √3 है। अब ये लाइक तो नहीं हो गई, अब तो अनलाइक होगी। अनलाइक वालों को आप ऐड नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म का बहुत ध्यान रखना है। लाइक टर्म वालों को ही आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अनलाइक वालों को ना ऐड कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर 12 है। नेक्स्ट चलता हूं एग्जांपल नंबर 13 के ऊपर और 14 के ऊपर। एक में मुझे मल्टीप्लाई करना है और एक में मुझे डिवाइड करना है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो लाइक टर्म देखनी होती है, उन्हीं को ऐड कर सकते हो, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या करना है? बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिवाइड में भी ऐसे ही है, बाहर वाले को बाहर से कट कर सकते हो, अंदर वाले को अंदर से कटिंग
कर सकते हो, डिवाइड भी हो सकता है। जैसे यहां पे इन्होंने बोला है 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 के साथ, तो बाहर वाले को बाहर से कर दो, अंदर वाले को अंदर से कर दो। तो 6 को 2 से करना है मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 12। अब ये √5 मल्टीप्लाई में है, तो क्या मैं इसको √5 का स्क्वायर लिख सकता हूं? भाई 2 बार मल्टीप्लाई में है तो इसको पावर में 2 तो लिख ही सकता हूं। ये 2 से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास आ गया 12 के साथ में 5, 12 5 आ गया 60। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे करना है बाहर वाले की बाहर से मल्टीप्लाई, 6 2 बन गया 12, और रूट वाले की रूट से मल्टीप्लाई, यानी रूट में आ जाएगा 25। बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से। रूट 25 कितना होता है, 5 होता है। आपका आंसर कितना आएगा 60। तब भी बात एक ही पड़ती है। तो ऐसे करना है ऐसे कर लो, ऐसे करना है ऐसे भी कर सकते हो। बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई। डिवाइड में भी ऐसे चलता है। अब डिवाइड भी करके दिखाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 के साथ। अब ये बाहर वाले की कटिंग बाहर वाले से, अंदर की कटिंग अंदर वाले से, तो 4 बच गया बाहर, अंदर बच गया √15। यही हमारा आंसर। सिंपल है। अगर डिवाइड होती है, कटिंग होती है तो कर दो, नहीं होती है तो मत करो, छोड़ सकते हो उसको। इस तरह से आपको एग्जांपल नंबर 13 और 14 भी करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर है सेकंड, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इसके जैसा ही एक एग्जांपल भी है, बिल्कुल सेम रहेगा। वो मैं नहीं करूंगा, वो आप खुद भी ट्राई कर पाओगे। ये वाले क्वेश्चन मैं कर देता हूं, वो आपने खुद से ही ट्राई करने हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है इनको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, 3 + √3 है और मल्टीप्लाई में है 2 + √2 है। इनको मल्टीप्लाई करना है। ये तो दोनों अनलाइक टर्म में ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों अनलाइक टर्म में ऐड नहीं कर सकते, पर इनको मुझे इनके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे करें? मैं क्या करता हूं, पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेता हूं, इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेता हूं। फिर क्या करूंगा, इस प्लस √3 की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई मैं फिर इन दोनों से कर लेता हूं। करना तो ऐसे ही है, पहले 3 की मल्टीप्लाई दोनों से, फिर √3 की मल्टीप्लाई दोनों से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 कितना बन जाएगा 6। 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर रहेगा और 2 अंडर में अंदर रहेगा, होगी मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ये बन जाएगा 2 √3। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाले की अंदर से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3 2 6। अब इसमें कोई लाइक टर्म है तो प्लस माइनस कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। चेक करते हैं, यहां पे तो 6 है, कोई रूट नहीं है। यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे रूट के अंदर 6 है। तो इसका मतलब कोई भी लाइक टर्म तो मुझे दिख ही नहीं। रूट के अंदर वाले नंबर सारे क्या हैं, अलग अलग है, और इसमें तो रूट है ही नहीं, तो इनको ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी टर्म अनलाइक टर्म है। तो यही क्या रहेगा, मेरा आंसर रहेगा। जब ऐड ही नहीं कर सकते तो कैसे करोगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैं आता हूं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में लिखा है 3 + √3 और इसके मल्टीप्लाई में लिखा है 3 - √3। अब इस क्वेश्चन को भी आप इसके जैसा ही कर सकते हो, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, √3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, वो भी कर सकते हो। नहीं तो याद करें, हमने 8th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a + b और a - b, दो ब्रैकेट के दोनों ही नंबर सेम है, बस एक में प्लस है एक में माइनस है। तो इस आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था कि मैं a का स्क्वायर करूंगा, माइनस में क्या करूंगा, b का स्क्वायर। क्या यही बात यहां अप्लाई हो रही है? दोनों ब्रैकेट सेम है, नंबर सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आइडेंटिटी लगा लेंगे। a का स्क्वायर करूंगा यानी 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे यानी √3 का स्क्वायर कर लेंगे। ये a का स्क्वायर बन गया, ये माइनस में b का स्क्वायर बन गया। 3 का स्क्वायर बन गया 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 3। 9 - 3 बन गया हमारा 6।
तो अगर आइडेंटिटी लग रही है तो बेटर रहेगा आइडेंटिटी लगा लो, आसान हो जाएगा। पहले a का स्क्वायर करूंगा माइनस में b का स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट चलता हूं मैं थर्ड पार्ट के ऊपर। अब थर्ड पार्ट में क्या लिखा है यहां पर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर याद करें, हमने पिछले साल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या था उस आइडेंटिटी में, पहले मैं a का स्क्वायर करूंगा प्लस में b का स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab की मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या सेम चीज यहां अप्लाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर करना है तो ये काम करेगा a का, ये काम किसका करेगा, b का। तो a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, प्लस में 2, a का मतलब √5, b का मतलब √2। ठीक है, सॉल्व करना। ये तो क्वेश्चन ही है, इसको सॉल्व नहीं करना तो इसको सॉल्व करना है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इसमें मल्टीप्लाई करना है तो बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से। तो 2 तो बाहर रहेगा और 5 2 10 अंदर है, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 बन जाएगी। अब इसमें लाइक टर्म देख लो, ये दोनों टर्म लाइक हैं क्योंकि इसमें रूट है ही नहीं। इसमें 2 के साथ क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो वो अनलाइक टर्म में है। बच्चे इनको भी ऐड कर लेते हैं, इसको नहीं ऐड करना, ये तो 2√10 है तो इनको ही ऐड कर पाओगे। 5 और 2 क्या बन जाएगा, 7, और ये 2√10 ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म बन गई। ये बिना रूट के है, ये रूट के साथ है, इनको तो नहीं ऐड कर सकते। तो ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पार्ट नंबर 4 लिखा है √5 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करना है √5 प्लस √2 से। चेक करें क्या कोई आइडेंटिटी समझ में आ रही है। अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो क्या सेम आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। √5 √2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो आइडेंटिटी ही लगा लेंगे a माइनस बी। और a प्लस बी अगर आता है तो आप क्या करते हो, a का स्क्वायर करते हो माइनस में b का स्क्वायर करते हो। तो a मेरे पास क्या है, √5, उसका स्क्वायर कर दूंगा, और b क्या है, √2, मैं उसका भी स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, और आंसर क्या बन जाएगा आपका 3। तो अगर आइडेंटिटी लगती है आइडेंटिटी लगाओ, अगर आपको लगता है आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आंसर फिर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इसके जैसा ही एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल इसके जैसे ही है हर पार्ट, तो वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। यहां कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर भी a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद भी ट्राई आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी अगर आपका बेसिक्स ठीक है तो। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रिकॉल करें, रिकॉल मतलब याद करें, हमने पहले पढ़ा था कि जो पाई है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर। मैंने पहले भी बताया था कि जो पाई है ये कहां से आया था, एक सर्कल लिया गया, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ माप ली गई, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कल की बाउंड्री ली गई और बाउंड्री का क्या निकाला गया, सर्कमफेरेंस बन गया, और साथ में हमने क्या निकाला, इसका डायमीटर, जो सेंटर से होके जा रहा था, एक निकाला डायमीटर। और ये पाया गया है कि कोई भी सर्कल ले लो आप, चाहे तो छोटा सर्कल ले लो चाहे बड़ा सर्कल ले लो, उसका जो सर्कमफेरेंस है और जो उसका डायमीटर है, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं तो हर बार जो नंबर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा और लगभग सेम आएगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं तो
तो इस रेशो को क्या बोला गया था, एक नाम दिया गया था, इसको हम बोलते हैं पाई। तो बच्चे 10th क्लास तक पहुंच जाते हैं, उनको पाई के बारे में नहीं पता होता। तो बच्चों कोई भी आपसे पाई पूछे कि पाई क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायामीटर। सर्कमफेरेंस और डायामीटर का जो रेशियो आएगा वो क्या आता है, पाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाई को हमने डिफाइन किया था कि ये C/D है, C और D का रेशियो है। अब ये बात जो है ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि पाई एक इररेशनल नंबर है। हमने पढ़ा था कि जो पाई है वो कैसा नंबर है, इररेशनल है। बट इसके हिसाब से ये जो पाई बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो तो रैशनल बनेगा। आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजोल्व करोगे? आपको क्या लगता है पाई इररेशनल है, तो वो इररेशनल कैसे है फिर? तो क्या लिखेंगे, आंसर में ही लिखना आपने, देयर इज नो सच कॉन्ट्राडिक्शन as pi is always an irrational number। ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्योंकि पाई हमेशा से ही एक इररेशनल नंबर है। while measuring, कैलकुलेटिंग लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं पाई, while measuring circumference and diameter of any circle, we take only approximate value, not an exact value। तो उस टाइम पे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लो 3.5 और 3.6 के बीच में आ गया तो हम उसको 3.5 या 3.6 ले लेते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी लिखते हैं। अगर उसको भी एग्जैक्ट वैल्यू ले लें, सर्कमफेरेंस और डायमीटर जो आएगा उसको एग्जैक्ट वैल्यू ले लें, तो वो हमेशा नंबर कैसा आएगा, इररेशनल आएगा। वो हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हमेशा जो सर्कमफेरेंस है और जो डायमीटर है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी भी नहीं लेते। अगर ले लेते फिर तो कभी सॉल्व भी ना होता, क्योंकि तो टर्मिनेट ही नहीं होगा और कभी भी ये रिपीट भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो जब भी हम सर्कमफेरेंस और डायमीटर लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते, वो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। इस वजह से ये हमारा रैशनल आता है, बट एक्चुअल में पाई क्या रहेगा, हमेशा इररेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है बात। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उससे रेलेवेंट एग्जांपल्स आपको समझ आ गए हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं कोई भी पॉइंट वाला रियल नंबर है। जैसे आपके क्वेश्चन दिया है रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, या फिर आपको बोलेंगे रूट 10.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। उसके लिए फिर अगली वीडियो में हम मिलने वाले हैं। और उसके बाद एक रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 9th क्लास के लिए, वो भी एक अलग वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो जरूर आने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स, अपने रिलेटिव जो आपकी सेम क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।